और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्घोष मिला, जहां सूर्यसेन, बाघा जतीन, शशीन्द्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी, और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया, और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है, ताकि वो इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। इसलिए यह विषय बहुत संवेदनशील है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है, जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है, कि एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार, यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है, वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं, एक फिनोमेना है। जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास को भूल जाओ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं,
यह एक फिनोमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है। एक जनश्रुति है बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं, महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुआत है। 16 अगस्त 1946 को जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदुओं का नरसंहार कराया था, जो सोहरावर्दी ने किया था, उसी नक्शे कदम पे ममता बनर्जी है। तो नोआखाली से लेकर संदेश खाली तक ये बंगाल के दर्द की एक दर्दनाक दास्तां है, जो सिर्फ इस बात पर प्रेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कांग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो, बस हमारा अभी का राज बचा रहे, आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो, और बंगाल आधा चला गया हमारे हाथ से। आज वही मानसिकता है कि कट्टरपंथी आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए रहो, फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो, भविष्य में जो होना है वो होता रहे। इसलिए यहां पर जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। व्याध समझते ना, कसाई। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आज चुप बैठे हुए हैं इन घटनाओं पे। और मैं इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं, अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे, वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है, जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया, मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार यह है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। देखिए साहब, कैसे तराजू पे तौला जाता है, आप यह समझिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, पुनः मैं कह रहा हूं, वो अब समाप्त हो गई, वो एक अलग विषय है। इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बनाकर मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण किया और उधर हज सब्सिडी दी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। इसलिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति, दलगत राजनीति और चुनाव, इससे कहीं बड़ा यह विषय है, क्योंकि इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेकर इस शताब्दी तक भारत के समाज को भी नष्ट किया है, हमारे राष्ट्र को खंडित किया है और राष्ट्र के अंदर आतंकवाद और अपराध से लहूलुहान किया है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो दर्शन करने गए थे
और तरह तरह के दावे कर रहे थे इंडी गठबंधन के चिर युवा नेता, उनका इस घटना के ऊपर क्या कहना है? इस घटना के ऊपर जिस प्रकार का मौन उन्होंने धारण कर रखा है, बल्कि इसके विपरीत वो जिस प्रकार के टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार जो कह रही है, इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। मैं पुनः जहां से प्रारंभ किया था वहीं पे समाप्त करता हूं कि बंगाल की वह पावन भूमि जो बंगाली भद्र लोक के रूप में जानी जाती थी, वो आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाले इस लोक के रूप में जिन लोगों ने उसकी छवि को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता उनके अपराधों की समीक्षा करके उनको समुचित दंड देगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां